Assalamu alaikum students, welcome to Education and Happiness YouTube channel that is a sub part of Army Medical College and NUMS University। गाइस आज की इस वीडियो में हम आपके सामने केमिस्ट्री पार्ट 1 और केमिस्ट्री पार्ट 2 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे आज हम आपके सामने वो टॉपिक्स शेयर करेंगे, साथ साथ उनके जो पास्ट पेपर और जितने भी इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं तो आज हम ना आपके साथ वो सारी शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सब स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है, आप अभी तक आप लोगों ने नाम्स का टेस्ट को हमारे इस चैनल को एजुकेशन हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको नाम्स के टेस्ट की अपडेट जो उनसे ऑटोमेटिकली उसकी डेट और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो काइंडली हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। गाइस अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये पता चल जाएगा कि केमिस्ट्री के किस तरह के MCQs नाम्स टेस्ट में आते हैं, ठीक है, उसमें से कौन कौन से पास्ट पेपर में आए हुए हैं और उनको कैसे सोल्व करना है और कैसे एक्सप्लेन करना है। तो उन सब टॉपिक्स की एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को कम्प्लीटली और ध्यान से सुनना है। ठीक है, अभी हम ये वीडियो शुरू करेंगे और आप लोगों ने इस चीज़ को केयरफुली और ध्यान से सुनते जाना है। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस अगर हम बात करें कि KOH यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या चीज़ है, तो इस पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले कि ये क्या चीज़ है हम चेक करते हैं। कहता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ बेसिकली या एसिड वैल्यू और न्यूट्रलाइजेशन नंबर और एसिड नंबर और एसिडिटी, ठीक है। इट इज़ द मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेसिकली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इन मिलीग्राम दैट इज़ रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। गाइस कहता है कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, बेसिकली वो एक मिलीग्राम में मेजर होता है, ठीक है, वो एक ऐसा मैस होता है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी 1 ग्राम के केमिकल सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है कि जो एसिड नंबर है इसका मतलब क्या है। गाइस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नम्स के UHS के पास पेपर में आती रही है कि एसिड नंबर का मतलब क्या है, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एसिड नंबर। तो ये एसिड नंबर का मैं मीनिंग आप लोगों को बता देता हूँ। ये एसिड नंबर का मीनिंग है कि मेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ द फ्री एसिड्स एज अ फैटी एसिड्स इन अ सब्सटेंस एज एन ऑयल और रेजिन usually expressed as the number of the milligrams of potassium hydroxide required to neutralize 1 gram of the substance, also called एसिड वैल्यू। है जो हमारे पास एसिड्स वैल्यू होता है, बेसिकली इसके बारे में ये चीज़ बताई जा रही है कि ये हमारे पास जो होता है एक मिलीग्राम से मेजर होता है एक तो, और दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताई जा रही है कि मज़ीद इसमें वो ये कह रहा है कि एसिड नंबर जो होता है एक न्यूट्रलाइज़ किया जाता है किसी भी सब्सटेंस को, अगर हम 1 ग्राम की न्यूट्रलाइज़ करते हैं तो उसके लिए हम वहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। फिर जब ये आगे जो वीडियोस आप लोगों के साथ टॉपिक्स शेयर किए जाएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने कोशिश करना है उन सब टॉपिक्स को कंप्लीट देखना है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। अगर आप जस्ट स्लाइड्स देख के या आधी स्लाइड्स देख के बंद कर देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग कोशिश करें इस वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ सके। गाइस अब मैं आपको एक चीज़ टॉपिक करवाता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पास्ट पेपर में आता रहा है। इस टॉपिक का नेम है व्हाट इज़ स्पोनिफिकेशन, यानी कि स्पोनिफिकेशन क्या होता है, इसमें कौन सा प्रोसेस इवॉल्व होता है। तो ये मैं आज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। Sponification is the process by which triglycerides are reacted with sodium और potassium hydroxide। जो स्पोनिफिकेशन प्रोसेस है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ट्राइग्लाइसराइड जो होता है वो रिएक्ट करता है हमारे पास किसके साथ, सोडियम के साथ या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो इससे जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो हमें ग्लाइसरॉल मिलता है और डिफरेंट फैटी एसिड्स मिलते हैं जिनको हम लोग सोप बोलते हैं। बस फिर एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्पोनिफिकेशन जो वर्ड है वो किस चीज़ से निकल रहा है, सोप से निकल रहा है, साबुन से निकल रहा है। तो इस प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, सोप बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है, इसमें सबसे पहले आप ट्राइग्लाइसराइड्स लेते हो, ठीक है, हम उनको रेड करवाते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब हम उसके साथ रेड करते हैं तो हमें ग्लाइसरॉल या फैटी एसिड मिलते हैं जिनको हम लोग सोप बोलते हैं। तो यही प्रोसेस है जिससे डिफरेंट किस्म के साबुन या सोप्स बनाए जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपने इस चीज़ को बार बार करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्राइग्लाइसराइड्स आर मोस्ट ऑफन एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स। वैसे देखिए जो हमने ट्राइग्लाइसराइड्स हम यूज़ कर रहे हैं अपना सोप बनाने के लिए, तो वो जो बेसिकली होता है ना, वो एनिमल्स के जो फैट्स होते हैं या वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनसे बनता है, ठीक है। वन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज हार्ड सोप इज़ प्रोड्यूस।
यूज़। गाइस अगर तो आप ट्राइग्लिसराइड यूज़ कर रहे हो, उसके साथ सोडियम यूज़ करते हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करते हो तो सोप बनता है। लेकिन अगर आप ट्राइग्लिसराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हो तो उससे जो सोप बनता है वो काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी सख्त होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस स्लाइड के अंदर आपको हमने एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सोप की प्रोडक्शन बताई है। और ऐसा सोप यानी कि जो अगर आप हार्ड चाहते हो, लो क्वालिटी चाहते हो, तो वो भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो ये स्पोनिफिकेशन स्लाइड जो सी थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब हम चलते हैं बायोपॉलीमर्स की तरफ के बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसमें हमारे पास कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो बायोपॉलीमर्स बेसिकली जो होते हैं, बायोपॉलीमर्स आर द नेचुरल पॉलीमर्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो बायोपॉलीमर्स होते हैं ये एक ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो एक तो नेचुरल होते हैं, ठीक है, और ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके सेल्स से जो हमें पॉलीमर्स मिलते हैं, हम इन पॉलीमर्स को बोलते हैं बायोपॉलीमर्स। यानी कि बायो देखो, इन पॉलीमर्स का नाम से पता चल रहा है कि ये हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, क्योंकि बायो का मतलब ही ऐसा होता है जिसमें हम लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं। तो बायोपॉलीमर्स से हमें ऐसे पॉलीमर्स मिलते हैं। मजीद इसमें कह रहा है कि बायोपॉलीमर्स आर कंसिस्ट ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स दैट आर कोवलेंटली बॉन्डेड टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो बायोपॉलीमर्स होते हैं इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये मोनोमेरिक यानी कि छोटे छोटे यूनिट से मिलके लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। ये थी बायोपॉलीमर्स की एक तो प्रोडक्शन से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। अब एक और चीज़ इसमें मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि जो बायोपॉलीमर्स है हमारे पास उसका यूज़ क्या है, हम इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इनके एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कहता है बायोपॉलीमर्स बेस्ड ऑन सिंथेटिक आर यूज टू मैन्युफैक्चर दी सबस्ट्रेट मैट्स सेलुलोज बेस्ड बायोपॉलीमर्स सच एज सेलोफोन और आर यूज एज ए पैकेजिंग मटेरियल। जो पैकेजिंग हम जिस मटेरियल की करते हैं वो सारे आपका बायोपॉलीमर से बनते हैं। लाइक जो कार्टन्स होते हैं, जो पैक्स होते हैं, जिनका बॉक्सेस डब्बे कहते हो, ठीक है, वो सारे आपके बायोपॉलीमर से बनते हैं। मुझे कह रहा है दिस केमिकल कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड टू मेक थिन रैपिंग फिल्म्स, फूड ट्रेस, पैलेट्स फॉर सेंडिंग दी फ्रेजाइल गुड्स बाय शिपिंग। तो ये जो हम शिपिंग करते हैं, शिपिंग मतलब यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ को दूसरी मुल्क में, तो जो वो बेसिकली बॉक्सेस के अंदर ट्रांसपोर्ट किया है। वो जो बॉक्सेस होते हैं वो बायोपॉलीमर्स के बनाए जाते हैं, सही है। उसके बाद गैस जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कि एसिटिक एसिड क्या होता है। गैस एसिटिक एसिड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसिड है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, एसिटिक एसिड बेसिकली एक ऐसा एसिड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड की टाइप है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिटिक एसिड्स बनते हैं। एसिटिक एसिड का दूसरा नेम है विनीगर, जो हम लोग अपनी कुकिंग्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मज़ीद इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है कि एसिटिक एसिड जो होता है डिफरेंट जो जूसेस होते हैं, फ्रूट जूसेस जो से होते हैं, लाइक एप्पल जूस, बनाना जूस, ऑरेंज जूस, उन सब जूसेस के अंदर ये एसिटिक एसिड के जो ईस्टर होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ईस्टर बेसिकली जूसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी बात करें स्लाइड की, तो कह रहा है कि एसिटिक एसिड CH3COOH। गाइस इसका केमिकल फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अब देखें इस केमिकल फार्मूला में, देखिए मिथाइल ग्रुप CH3COOH के साथ अटैच है। COOH बेसिकली क्या होता है, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस ध्यान से देखी होगी तो आपको उसमें हमने बताया था कि COOH जो सा होता है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH के साथ CH3 लगाते हैं ना, तो उससे हमें एसिटिक एसिड मिलता है। एसिटिक एसिड आल्सो कॉल्ड हैज इथेनिक एसिड। इनका दूसरा नेम इथेनोनिक एसिड होता है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एसिटिक एसिड यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड का इसका केमिकल फार्मूला CH3COOH होता है। इथेनोनिक एसिड इसका दूसरा नेम है। मजीद इसमें वो ये कह रहा है dilute अप्रॉक्सीमेटली 5% by volume solution of acetic acid produced by fermentations and oxidation of the natural carbohydrates is called vinegar. Vinegar भी acetic acid का दूसरा नेम है। salt ester acetyl of acetic acid is called acetate. Acetate बेसिकली acetic acid के अंदर हमें ester या salt एसिलाइल वगैरह मिक्स कर दें तो उससे हमें एसीटेट मिल सकता है, ठीक है। तो ये एसिटिक एसिड्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताया। अब हम चलते हैं कि एसिटिक एसिड्स के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और वो ये है कि मैं इसको जूम कर लेता ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। कहता है एसिटिक एसिड सिस्टमेटिकली नेम्ड इथेनिक एसिड। ये हमने अभी बताया। एक तो ये कलरलेस होता है, इसका कलर नहीं होता। अगर आप विनीगर को उठा के देख लो इसका कलर नहीं होता, ठीक है, इसलिए कलरलेस होता है। मजीद इसमें कह रहा है कि इसका केमिकल फार्मूला CH3COOH होता है। कह रहा है व्हेन अनडिल्यूटेड इट्स समटाइम्स कॉल्ड ग्रेशियस एसिटिक एसिड। विनेगर इज नो लेस देन 4% एसिटिक एसिड बाय वॉल्यूम मेकिंग एसेप्टिक एसिड द मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर पार्ट फ्रॉम द वाटर। अच्छा, अब हमने एक इन्फॉर्मेशन शेयर की है, विकीपीडिया से ली है, इसलिए हमने विकीपीडिया लिख दिया। इसका केमिकल फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लें। दैट इज CH3COOH इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसका नेम एसिटिक एसिड होता है। इसका जो मोलर मास होता है, मोलर मास बहुत ज़रूरी होता है, ये हमेशा पेपर में आता है, इसका आप याद कर लें। इसका CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड का जो मोलर मास है, मोलिकुलर मास जो है इसका, दैट है
1.052 ग्राम पर मोल। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दैट इज़ 117.9 डिग्री सेल्सियस। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 16.6 डिग्री सेल्सियस। इसकी डेंसिटी है 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है एसिटिक एसिड्स की। अब मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि जो एसिटिक एसिड है ये किसका बना होता है। ठीक है, लाइक यानी कि इस किसका बना होता है, इसका मतलब ये है कि किन चीज़ों को हम मिक्स करके एसिडिक एसिड बना सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे हो सकती है। तो इसमें ये है कि मोस्ट एसिडिक एसिड इज़ मेड बाय मेथनल कार्बोनाइलेशंस वेयर मेथनल एंड कार्बन मोनोक्साइड रिएक्ट टू प्रोड्यूस एसिडिक एसिड्स। ठीक है, एसिडिक एसिड जो सा होता है वो मेथनल एक कंपाउंड होता है जिसमें हम कार्बन मोनोक्साइड ऐड करते हैं तो उससे हमें एसिडिक एसिड मिलता है। अब ये जो कंपाउंड होता है, द कंपाउंड इज मिसिबल विद एथेनॉल, इथेनॉल, ईथर, एसीटोन, बेंजीन एंड इट इज सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो गाइस ये थोड़ी सी आपको बताया है कि किन प्रोसेस हम एसिडिक एसिड्स को बना सकते हैं और ये किन किन चीज़ों में सॉल्युबल है और किन चीज़ों में सॉल्युबल नहीं है। तो ये स्लाइड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे जो टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ को केयरफुली सुनते जाना और इस वीडियो को कंप्लीट सुनना है और एंड तक इस वीडियो को पूरा देखना है आपने। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो एसिडिक एसिड्स होते हैं ये बनते कैसे हैं। ठीक है, और इनकी लेबॉर्ट्री में प्रिपरेशन कैसे होती है, यानी कि लेबॉर्ट्री केमिकल जो लैब्स होती हैं उसमें एसिडिक एसिड कैसे बनता है। ठीक है, तो कहता है कि जो एसिडिक एसिड्स होता है, हाउ कैन एसिडिक एसिड प्रोड्यूस इट इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग मेथनॉल विथ हाइड्रोजन। अगर आप मेथनॉल को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ मिक्स करते हो, उसमें कार्बन मोनोक्साइड को भी ऐड करते हो तो उससे हमें एसिडिक एसिड बनता है। अगर हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मज़ीद हमें प्योर यील्ड एसिडिक एसिड की इंक्रीज़ कर सकते हैं। गैस अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि हाउ इज एसिटिक एसिड प्रोड्यूस इन लेबॉर्ट्री, यानी कि जो लेबॉर्ट्रीज होती हैं इनके अंदर एसिटिक एसिड्स को कैसे बनाया जाता है। कह रहा है इन लेबॉर्ट्रीज कॉमन मेथड्स यूज आर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो, ठीक है, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। ऊपर जो प्रोसेस मैंने आपको बताया केमिकल प्रोसेस बताया जिसमें आप लोग कार्बन मोनोक्साइड और जो है मेथनॉल को लेके एसिडिक एसिड बनाते हैं, लेकिन लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो हम एसिडिक एसिड बनाते हैं ना, ये हम जस्ट अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें अल्कोहल की तो उससे हमें या एल से हम कर दें अगर ऑक्सीडेशन तो हमें उससे क्या मिलता है, हमें उससे एसिड मिलता है जिसका हम लोग एसिडिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक लेबॉर्ट्री और केमिकल प्रोसेस शेयर किया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। गैस अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फिनोलिक रिएक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं। फिनोलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं और इनके क्या क्या यूजेस हैं, ये मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। जो फिनोलिक रिएक्शंस होता है, द रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक साइड आयन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ कार्बोक्सिलिक साइड इज कॉल्ड द कोल्बिस रिएक्शन। गैस एक रिएक्शन है जिसका नेम है कोल्बी रिएक्शन। जो कोल्बी रिएक्शंस होते हैं हम लोग फिनोलिक रिएक्शंस बोलते हैं और इसी से हम लोग फिनोल बनाते हैं। इस रिएक्शंस के अंदर आप क्या करते हो, फिनोलिक साइड आयन्स लेते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्स करते थे हमें, जिससे डिफरेंट कार्बोक्सिलेट साल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, मजीद कह रहा है, तो कोल्बिस रिएक्शन प्रोग्रेसिव विया कार्बोनियम इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम इन कार्बन डाइऑक्साइड इज अट्रैक्टेड टू द इलेक्ट्रॉन रिच पाई सिस्टम ऑफ द फिनोल। इस फिनोलिक रिएक्शंस के अंदर आपके सामने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है, होपफुली आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हम जो फिनोलिक होते हैं हम इनको इस्तेमाल क्या करते हैं, इसके यानी कि आप ये कह लो कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फिनोलिक एसिड, यानी कि व्हाट इज़ फिनोलिक एसिड यूज़ फॉर, किस लिए इस्तेमाल करते हैं। फिनोल्स आर वाइडली यूज्ड इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो हम लोग अपने घरों में हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आप बात कर लो डिसइंफेक्टेंट जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनके सबके अंदर फिनोल इस्तेमाल होता है, जो आप लोगों की फर्श में से रूफ के अंदर से जो जर्म्स होते हैं, जरासीम बैक्टीरिया होता है उसको किल करता है, उसको ख़त्म करता है। ठीक है, फिनोल्स आर वाइडली यूज इन ओवर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड हैज़ इंटरमीडिएट फॉर इंडस्ट्रियल साइंथिस। For example, phenol itself is used in low concentration as a disinfectant in household cleaners and in mouthwash। माउथवाश जो उनसे होते हैं, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको जस्ट डिसइंफेक्टेंट के बारे में बताया था, लेकिन जो फिनोल्स होते हैं माउथ वाश में भी इस्तेमाल होते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो टूथब्रश के साथ साथ माउथ वाश भी इस्तेमाल करते हैं। जो माउथ वाश होता है उसके अंदर क्या होता है, वो जर्म्स किल करता है, तो जर्म्स के अंदर फिनोल ऐड कर दो तो डेफिनेटली वो जो है आपके जर्म्स किल करे, लेकिन कोशिश करें जो माउथ वाश होता है वो आपके अंदर नहीं जाना चाहिए, आप कोली करके उसको जो लिक्विड होता है वो हमें बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, फिनोल में हैव बीन द फर्स्ट सर्जिकल एंटीसेप्टिक। फिनोल जो है 3 यूजेस इसमें बताए गए हैं। एक ये बताया कि ये सर्जिकल के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा माउथ वाश के लिए और दूसरा ये डिसइंफेक्टेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो गाइस ये 3 यूजेस है। अब मजीद इसमें हमने इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना है कि जो कोल्बिस इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसका नेम है कोल्बिस इलेक्ट्रोलिसिस मैथड। ये जो मैथड है ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम चेक करते हैं कि अगर हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स की कोल्बिस रिएक्शंस हम या किसी कोल्बिस इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उससे क्या होता है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप लोग केयरफुली देखते जाइएगा।
देखें, कहता है द इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड salts that leads to the radicals which dimerize. It is the best supply to the synthesis of symmetrical dimers, but in some cases कार्बोक्सिलिक एसिड की जस्ट कोल्बिस इलेक्ट्रोलिसिस बताया हुआ है। कह रहा है व्हाट इज़ कोल्बिस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। गाइस ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये आपने ध्यान से सुनना। कह रहा है जो कोल्बिस इलेक्ट्रोलिसिस है ये क्या होता है। कह रहा है कोल्बिस इलेक्ट्रोलिसिस involves the formation of symmetrical hydrocarbons through the coupling of radicals generated from the carboxylic acid at an anode via electrolysis. This reaction is useful for the preparation of hydrocarbon. Guys हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए आप कोल्बिस इलेक्ट्रोलिसिस करते हो। वैसे अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। गाइस देखिए, नम्स का टेस्ट जो सा होता है इसमें टोटल 200 नंबर होते हैं, यानी कि 200 मार्क्स होते हैं, जिसमें से केमिस्ट्री के हमारे पास जो सा मार्क्स होते हैं वो 60 होते हैं। अब जो 60 मार्क्स होते हैं, अब केमिस्ट्री दो किस्म की होती है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, और पार्ट 2 के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक इनऑर्गेनिक है जो ऑर्गेनिक पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो आज की वीडियो है हमने आपके साथ टॉपिक शेयर किए हैं, इसके अलावा जो प्रीवियस वीडियो जो हम अपने चैनल एजुकेशन हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हैं सारे ऑर्गेनिक पोर्शन में से हैं। ज़्यादातर वीडियोस ऑर्गेनिक पोर्शन की इसलिए हैं क्योंकि नम्स के टेस्ट में या यूएचएस के टेस्ट में या ईटा में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि वो ऑर्गेनिक पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने हमारी जो वीडियोस होती हैं इनको केयरफुली देखा करें। उसके अलावा जब आप लोग प्रिपेयर करते हैं अपने नम्स एडिटर्स के लिए, तब भी आप लोगों ने ऑर्गेनिक पे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि नम्स या यूएचएस के टेस्ट में जो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों से ऑर्गेनिक पोर्शन में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने ऑर्गेनिक के पोर्शन में ज़्यादा टाइम देना है, स्पेशली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, फिर इनकी जो टाइप्स होती हैं, इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप बात कर लो फिनॉल की बात कर लो, टोलिन की बात कर लो, उसके अलावा नाइट्रोबेंजीन की बात कर लो, ये जो सारे होते हैं। फिर उसके अलावा फिनोल्स हो गया हमारे पास, फिर डिफरेंट जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं और जो हमारे पास ये हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन सब की एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से पेपर में पूछी जा सकती हैं। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कोल्बिस इलेक्ट्रोलिसिस होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों ने डीपली इन स्लाइड्स को बार बार देखें, कम अज़ कम अगर आप इस वीडियो को 3-4 बार देखेंगे तो फिर समझ में आएगा। अब मैं आपके सामने इस वीडियो के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लीजेंट है और एक और टॉपिक आगे आ रहा है वो है आईडीज प्रोसेस और रेट ऑफ रिएक्शन। ये 3 टॉपिक लास्ट टॉपिक हैं इस वीडियो के, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना और पूरा ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि लीजेंट्स क्या होते हैं। गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें लीजेंट इस्तेमाल होता है। अब लीजेंट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें, कह रहा है इन कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के अंदर जो सा होता है, अ लीजेंट इज एन आयन और अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू अ सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। राइट, कॉम्प्लेक्स बेसिकली ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स ऐड हो जाते हैं। तो जो लीजेंट होता है ना, उसका काम ये होता है, वो एक बेसिकली एक आयन होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जो एक सेंट्रल एटम को ना बाउंड कर देता है किसी दूसरे एटम के या मेटल के साथ, जिससे एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स मेटल बनता है। ठीक है, ये लीजेंट की जॉब होती है। मजीद इसमें कह रहा है द बॉन्डिंग विद द मेटल जनरली इन्वॉल्व फॉर्मल डोनेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द लीजेंट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है उनकी यानी कि बॉन्डिंग होती है। द नेचर ऑफ द मेटल लीजेंट बॉन्डिंग कैन रेंज फ्रॉम कोवलेंट टू आयनिक। गाइस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो लीजेंट होता है वो एक आयनिक होता है या एक मॉलिक्यूल होता है, और ये इस्तेमाल कहाँ होता है, ये हाइड्रोकार्बन्स के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। मज़ीद इसमें ये कह रहा है कि ये इसलिए यूज़ करते हैं, ये मेटालिक जो बॉन्ड्स क्रिएट करता है डिफरेंट एटम्स से, जिससे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है। मज़ीद इसमें यह बताया गया है कि इसके अंदर मेटल लीजेंट्स होते हैं जो बॉन्डिंग रेंज क्रिएट करते हैं कोवलेंट से आयनिक स्ट्रक्चर में। तो गाइस ये थी लीजेंट्स के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन। लेकिन अब लीजेंड्स की मिसाल क्या है, लाइक आपको कैसे पता चलेगा कि ये लीजेंड है ये लीजेंड नहीं है। तो एग्जांपल्स ये हमने आप लोगों की इस स्लाइड में ना 7-8 लीजेंड शेयर कर दिए हैं, आप लोगों ने इनको याद करना है। ठीक है, इस स्लाइड को बार बार देखो ताकि आप लोगों को लीजेंड ज़बानी याद हो जाए, क्योंकि नम्स या यूएचएस के पेपर में समटाइम्स आप लोगों से इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। उसमें 3-4 आपको कंपाउंड्स दिए होंगे, उसमें से आपसे वो पूछ सकता है कि इसमें से बताएं कि लीजेंड कौन सा है। अगर आपने ये स्लाइड अच्छी तरह देखी होगी तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ को बार बार अच्छे से सुनना है। मैं आपको बताता हूँ, लीजेंड इन केमिस्ट्री है एनी एटम और अ मॉलिक्यूल अटैच टू अ सेंट्रल एटम, यूजुअली अ मेटालिक एलिमेंट। मेटालिक एलिमेंट होता है लीजेंड एंड या आयन के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो एक मेटालिक एलिमेंट के साथ अटैच होता है। मजीद में कह रहा है एग्जांपल्स ऑफ कॉमन लीजेंड्स। अब लीजेंड की जो एग्जांपल्स है ना, उसमें हमारे पास अमोनिया आ रहा है, NH3 आ रहा है, वाटर H2O आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO आ रहा है, फिर एनियन साइनाइड्स आ रहा है, CN आ रहा है, क्लोराइड Cl आ रहा है, और हाइड्रोक्साइड आ रहा है, OH। तो ये 6-7 किस्म के हमारे पास लीजेंड्स हैं जिनकी मैंने एग्जांपल आपके साथ शेयर कर दी है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीजेंड्स हैं।
गाइस तो ये लीजेंड्स आप लोगों ने ज़बानी याद करने हैं, क्योंकि नाम से यूएचएस के पेपर में आप लोगों से चीज़ें ज़बानी पूछी जा सकती हैं। गाइस अब मैं आपके सामने एक स्लाइड शेयर करता हूँ जिसका नेम है आईडीएस प्रोसेस। गाइस आप लोगों को याद होगा एक टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिसका नेम है कि हाउ टू प्रिपेयर आईडीएस या ब्रिकलैंड प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसमें एक प्रिपरेशन बताई गई है, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि आईडीएस प्रोसेस क्या था, इसमें क्या बनता है और ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वैसे ये इंपॉर्टेंट है, आगे टॉपिक्स दोनों आप लोगों ने अच्छी तरह सुनते जाना है। जो आईडीएस प्रोसेस है कह रहा है एक ब्रिकलैंड आईडीएस प्रोसेस, एक साइंटिस्ट है जिसका नेम था ब्रिकलैंड, उसने एक आईडीएस प्रोसेस दिया था कि जिसमें एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस था। ठीक है, जिसमें हम लोग ना बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि वो हम लोग बेसिकली यूज़ कर रहे थे उस प्रोसेस को लाइक डिफरेंट जो ऐसे कंपाउंड्स बनाने के लिए जो फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ब्रिकलैंड आईडीएस प्रोसेस वाज वन ऑफ द कॉम्पीटिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन द बिगनिंग ऑफ द नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। फर्टिलाइज़र की जो प्रोडक्शन होती है, हम नाइट्रोजन अमोनिया वगैरह बनाते थे, उस प्रोसेस का नाम था ब्रिकलैंड आईडीएस प्रोसेस। इट वॉज डिवेल्प्ड बाय नॉर्वेजियन इंडस्ट्रियल। इस साइंटिस्ट का नेम आप लोग याद कर लें, क्योंकि समटाइम्स इंपॉर्टेंट प्रोसेस के साइंटिस्ट का नेम याद पेपर में आ जाता है। तो आईडीएस प्रोसेस के साइंटिस्ट का नेम क्या है? नॉर्वेजियन ब्रिकलैंड आईडीएस साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, और ये कब उसने दिया था? 1784 में। उसने ये कहा था कि ये एक ऐसा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है इन द बिगिनिंग ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। इट वाज डेवलप्ड बाय, सेम चीज़ दोबारा रिपीट कर दी गई है, बस आपने आईडीएस प्रोसेस में इतना याद करना है कि साइंटिस्ट का नेम था नॉर्वेजियन और इसने नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोडक्शंस के बारे में इंपॉर्टेंट प्रोसेस बताया था जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हो गया। अब जो गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। गाइस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ, फिर हम स्लाइड शुरू करते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इसमें हम लोग जो अपना केमिकल रिएक्शन, जो हम अपना प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, रिएक्टेंट्स को रेट करवा के उसमें किस स्पीड से रिएक्शन कंप्लीट होता है, उस चीज़ को हम लोग स्टडी करने के लिए अपना रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, द रिएक्शन रेट और रेट ऑफ रिएक्शन इज स्पीड एट विच द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ये एक ऐसी स्पीड है जिससे केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। वी डिफाइन रिएक्शन रेट हैज़ अ स्पीड एट विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ये बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन एक ऐसी स्पीड है जिससे रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। रिएक्शन रेट्स कैन वेरी ड्रामेटिकली। व्हाट इज मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन? गाइस मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया, लेकिन हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के ज़बान में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। here a rate of reaction in chemistry, the speed at which the chemical reaction proceeds. It is often expressed in terms of either the concentration amount per unit volume of the product that is formed in a unit of time or the concentration of the reactant that is consumed in a unit of time. Basically guys देखो, रेट ऑफ रिएक्शन में दो चीज़ें आपने याद रखनी है, मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे ये हमें ये बताता है कि ये बताता है हमें कि केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से कंप्लीट होकर हमें प्रोडक्ट दे रहा है। पहले नंबर पे रेट ऑफ रिएक्शन हमें ये बताता है। दूसरे नंबर पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन ये बताता है कि इस रिएक्शन के अंदर कितना रिएक्टेंट इस्तेमाल हुआ है, कितना क्वांटिटी उनकी इस्तेमाल हुई है, उस चीज़ का भी रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करता है। तो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको इस स्लाइड में बताए हैं, इसलिए आपने इस स्लाइड को बार बार देखना है ताकि आपको मेरे ऑब्जेक्टिव जोन से रेट ऑफ रिएक्शन के वो क्लियर हो जाएँ। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस होता है लाइक, ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है, ठीक है, व्हाट इज़ ये रेट ऑफ रिएक्शन विद एग्जांपल एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। ये दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, टाइप्स बता रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इज़ द नेम सजेस्ट इज एवरेज रेट, ये हमें एवरेज रेट बताता है कि इस केमिकल रिएक्शन का 4 स्टेप का रिएक्शन है, इसमें एवरेज रेट क्या है वो हमें एक वैल्यू बताएगा। ठीक है, एवरेज वैल्यू टोटल जो स्टेप्स होते हैं हम उनको डिवाइड कर देते हैं, अगर 4 स्टेप है हम उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, इससे हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकल आता है। अब इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप किसी भी इंस्टेंट टाइम पे या किसी भी यूनिक टाइम पे अगर आप चाहते हो कि हमने एवरेज इस पर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो मैंने आपको इस स्लाइड में दो किस्म के रेट ऑफ रिएक्शन बताएं, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अगर आप इस स्लाइड को बार बार देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। गाइस अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन है कि रिएक्शन कितनी स्पीड से कंप्लीट हो रहा है। अभी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिपेंड करते हैं, उनको इफेक्ट कर सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये जो रेट है ना, ये आप लोगों से पेपर में ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास 4 किस्म के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। पहले नंबर पे कौन सा? गाइस जो हम रिएक्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उनकी कंसंट्रेशन क्या है, कितनी क्वांटिटी है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिपेंड करती है। दूसरा,
अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हो तो आपके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज़ करता है एंड वाइस वर्सा। दूसरे नंबर पे फिजिकल स्टेट क्या है, लाइक जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो सॉलिड की फॉर्म में है, वो लिक्विड की फॉर्म में है, वो गैस की फॉर्म में, उनकी स्टेट भी डिफरेंट मैटर करती है। दो दो चीज़ें। तीसरी टेम्परेचर, जहाँ पे आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है वो आपके रिएक्टेंट्स को इफेक्ट कर सकता है, उनको उनको असर कर सकता है उस पर। फिर चौथे नंबर पे आप कैटलिस्ट आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, जितना अच्छा कैटलिस्ट होगा उतना रिएक्शन आपका स्पीड से कंप्लीट करेगा, जितना आपका कैटलिस्ट वीक होगा उतना आपका रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये 4 फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन पे बार-बार ध्यान दें, इनका जो है फैक्टर आप इनका रिलेशनशिप चेक करो कि ये इंक्रीज़िंग है, डिक्रीज़िंग है इनसे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है नम्स के यूएचएस के पेपर में कि आप जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है या रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज़ कैसे कर सकते हो, हाउ यू कैन स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जिससे आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो। आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान से सुनना, ये आखिरी स्लाइड है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैस इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो उस रिएक्शन के, अगर वो एंडोथर्मिक है तो रिएक्शन दैट ऑब्जॉर्ब एनर्जी और बिकम कोल्ड डिक्रीजेज द टेम्परेचर इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड द रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी और बिकम हॉट एड अ कैटलिस्ट, उससे भी आपका रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज कर सकती है। अ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस एक्टिवेशन एनर्जी स्पीडिंग अप द रिएक्शंस इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। गैस ये जो स्लाइड है ना आखिरी वाली, इसमें आप लोग ये बताया गया कि आप लोग अपने रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको नम्स यूएचएस के पास पेपर का आइडिया हो जाए, आप सोल्व कर सको, और इसी तरह आपको जो फ्यूचर में अगर आप नम्स का टेस्ट देना अगर आप चाहते हो, फुल नंबर लेना चाहते हो केमिस्ट्री में, तो आपने इस वीडियो को कम से कम 4-5 बार देखना है। आप 5 बार वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, होपफुली आपको ये पसंद आई हो। काइंडली हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को एजुकेशन हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।